मान के चलिए सर्दी है बहुत ज़्यादा और हमने एक ब्लैंकेट लिया हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत कोजी महसूस होता है। अब मान लीजिए गर्मी आ गई है और वही ब्लैंकेट हमने ओढ़ रखा है। अब क्या होगा? अब बहुत ही गर्मी लगने वाली है और हम कोशिश करेंगे जल्दी से उस ब्लैंकेट को उतार दें। कुछ कुछ ऐसा ही ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 7 की ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। जब तक वो गैसेस का कंट्रोल रहता है वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए, बट जैसे ही उनकी परसेंटेज बढ़ती है वो हमारे लिए हार्मफुल होनी शुरू होता है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये 7 ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जब इनकी परसेंटेज बढ़ जाती हैं, किस तरह का इम्पैक्ट इनका आता है और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इसके। तो इस बात को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी सन रेज पृथ्वी पे आती हैं वो डायरेक्टली नहीं आती हैं, कहीं ना कहीं एक लेयर है बीच में जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल करती है अल्ट्रावायलेट रेज को जब वो धरती पे आती हैं सनराइज। और उसके बाद जब ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है तो भी ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी हीट बाहर जानी चाहिए और कितनी हीट अंदर आनी चाहिए। एक डाटा कहता है कि बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस 15 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर रहता है, और अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, जो कि हमें दिखती नहीं लेकिन होती हैं, तो धरती का टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि इनका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा बुरा होता है। बट जैसे बोलते हैं ना कि चाय पीनी बहुत अच्छी है, उसमें चीनी डालनी बहुत अच्छी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीनी हो जाए तो भी उसकी दिक्कत होती है। कुछ कुछ ऐसा ही ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सूर्य से रोशनी आती है, जो एनर्जी आती है, उसको वो कंट्रोल करती है वापस जाने के लिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स को एक ग्लास के बड़ा सा कमरा बना के अंदर कंट्रोल टेम्परेचर में रखा जाता है, जिससे कि अगर सर्दी हो, बहुत तेज बारिश हो, आंधी तूफान आए, तो भी उसके अंदर जो पौधे हमने लगा रखे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सब ठीक से चल सकें और जो भी कुछ हम सब्जी वहाँ पे उगाना चाहते हैं उनको हम कर सकें। वहाँ से ये ग्रीन हाउस वर्ड वहाँ पे आया है। अब इस बात को भी समझना जरूरी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसके 3 की ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाउस गैसेस के। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है हीट को ट्रैप करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो मेंटेन करना अर्थ का टेम्परेचर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में वो करीब करीब 1.5 डिग्री बढ़ गया है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो सपोर्ट करना है क्लाइमेट के बैलेंस को, क्योंकि अगर वो रेगुलेट हुआ तब तो ठीक है, बट अगर वो रेगुलेट नहीं हुआ तो बहुत सारी दिक्कत कर सकते हैं। अभी गैसेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन 7 गैसेस ऐसी हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। हम अक्सर देखते हैं कि गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है, सर्दी के मौसम में उतनी सर्दी नहीं हो रही है। अक्सर पहाड़ों में जहाँ पे हम सोचते थे कि मौसम बहुत ही बेहतरीन होगा, वहाँ पे गर्मी हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये समझते हैं 7 गैसेस कौन सी हैं। जो उसमें पहली गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल है, डिफॉरेस्टेशन है, जो हम पेड़ काट रहे हैं। अब क्या किया गया है कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो गैसेस है वो कितना इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो एक यूनिट बनाई गई। उस यूनिट का नाम है GWP। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और उसका जो रेफरेंस रखा गया वो CO2 से रखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड से रखा गया। और इसका मेन इंटेंट ये है कि एक बेस रेफरेंस होना चाहिए। अगर उस बेस रेफरेंस से हम सभी गैसेस के इम्पैक्ट को समझेंगे कि वो कितनी गर्मी क्रिएट कर रही हैं, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो CO2 है उसको एक GWP दिया गया। अब उसका दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरी है वो है मीथेन, CH4। जो CH4 है वो प्राइमरली जो एग्रीकल्चर में जो भी इश्यूज आते हैं जब हम उसको करते हैं, या लैंडफिल्स, अक्सर आप देखते हैं कि किसी भी शहर के बाहर बहुत बड़े बड़े आपको पहाड़ दिख जाएंगे जहाँ पे दुनिया भर का कचरा होता है, या फिर जो गैस लीकेज होती है, वो सब कंट्रीब्यूट करती है मीथेन को। अगर हम GWP के रेफरेंस से देखें तो GWP अप्रॉक्सीमेटली 25 होता है, यानी कि अगर CO2 का इम्पैक्ट 1 है तो जो मीथेन लीक हो रही है उसका इम्पैक्ट 25 गुना ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू हीट। तो उसमें तीसरी गैस आती है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ये जनरली जो फर्टिलाइजर्स हैं, अगेन जो फ्यूल हम जला रहे हैं, जो पेट्रोल है, डीजल है, उस कारण से होता है। अगर हम GWP की भाषा में बात करें तो 300 आता है। इसका मतलब यह है कि अगर
कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पैक्ट 1 है तो 300 गुना ज्यादा हीट का इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ N2O। जो चौथी गैस है वो है वाटर वेपर, H2O जिसको बोलते हैं। ये एक नेचुरल है, जब भी हीट होती है तो समुद्र का पानी, नदी का पानी वेपर्स बन के ऊपर जाता है और वो भी एक इम्पैक्ट करता है इन सम वे। जो चौथा है वो है ओजोन, जिसको हम O3 बोलते हैं। तो जो पॉल्यूशन है, जो सनलाइट के रिएक्शंस हैं, उससे भी GWP बढ़ता है। और जो पांचवा अगला है वो है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम HFC भी बोलते हैं। अक्सर आपने देखा है कि ये जो गैसेज हैं ये मैन मेड हैं। जैसे कि आपने देखा है जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, जो कूलिंग के लिए यूज करते हैं, जो एयर कंडीशनिंग है, जो एरोसोल प्रोपेलेंट है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इनका इम्पैक्ट हीट में देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। एक रेंज अगर देखी जाए तो 124 से लेकर 12,500 गुना ज्यादा हीट है विद रिस्पेक्ट टू CO2। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर एक तरफ हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इन सब चीजों से, वहां दूसरी तरफ किस तरह का इम्पैक्ट है। और जो आखिरी गैस है उसको हम अक्सर PFC जो पर फ्लोरोकार्बन और SF6 जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं, वो है। अगर इसकी बात की जाए कहां से आती है, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, जो एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन है। अगर हम SF6 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, सर्किट ब्रेकर्स, मैग्नीशियम प्रोसेसिंग, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं इन सब गैसेस को जनरेट करने के लिए। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू HFC जो PFC, तो जो PFC का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6500 से लेकर 11,000 तक है, यानी कि 11,000 टाइम ज्यादा हीट वो जनरेट करता है। और अगर हम बात करते हैं SF6 के बारे में, जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, तो ये 23,500 गुना ज्यादा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट ये एनवायरनमेंट को डालते हैं। जहां एक तरफ बहुत सारा फायदा हमारे लिए हो रहा है, वहां पर ओवरऑल सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन जो बहुत रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके बाद आता है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कारण क्या है। तो इसको कुछ इस तरह से मान के चलिए कि अगर सर्दी के मौसम में अगर आपने एक ब्लैंकेट लिया हो जो सफिशिएंट है आपके लिए, बट अगर आपके ऊपर एक ब्लैंकेट और डाल दिया जाए तो हो सकता है सर्दी में भी आपको गर्मी लगने लगे। कुछ कुछ इसी तरह से ये लेयर है। ये जो ग्रीन हाउस की लेयर है, ये है तो बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इस लेयर के अंदर की मोटाई बढ़ जाती है तो एक डाटा बोलता है कि जो थिकनेस होनी चाहिए वो 280 ppm तक होनी चाहिए, लेकिन वो 50% ज्यादा बढ़ गई और अभी वो करीब 420 ppm है। और ये देखा जाए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई करीब 1750 के बाद से लेकर आज तक की बात करें, तो धीरे धीरे थिकनेस बढ़ती गई। और जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती गई वैसे वैसे जो गैसेस को ऊपर जाना चाहिए था उनको जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई थी। और चूंकि थिकनेस ज्यादा हो गई थी, उस कारण से वो जो गैसेज है यहाँ पर है, उस कारण से दुनिया भर के क्लाइमेट चेंज सब हो रहे हैं। अब इसके बाद अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया, अब ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि गैसेज इंपैक्ट किस तरह से कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम सातों गैसेज की बात करें तो एक तो GWP के रेफरेंस से मैंने आपसे बात की थी, दूसरी बात इसको समझना यह है कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम CO2 की बात करें तो सैकड़ों साल तक जो भी CO2 गैस एमिट हो रही है ऊपर रहती है। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू मीथेन तो करीब 12 साल तक जो मीथेन गैस निकलती है वो एटमॉस्फेयर में रहती है। अगर हम N2O की बात करें तो 114 साल तक वो रहती है। H2O और O3 की बात करें तो कुछ दिन और कुछ घंटों में वो चली जाती है। बट अगर हम HFC की बात करें तो कहते हैं कि 15 से 29 साल तक वो एटमॉस्फेयर में रहती है। और अगर हम लास्ट में बात करें विद रिस्पेक्ट टू PFC एंड SF6 तो हजारों साल तक ये एटमॉस्फेयर में रहती है। तो उसको समझने का मतलब यह है कि जो भी गैसेस रिलीज हो रही हैं, जो कि बहुत एडिशनल क्वांटिटी में हो रही है, बट उसका कारण यह है कि जो गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं और जो दुनिया भर का हम काम कर रहे हैं, उस कारण से जो एडिशनल हो रहा है उसका इम्पैक्ट हजारों साल तक रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन आता है सोल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि ये जो थिकनेस बढ़ गई है, जो 280 से 420 हो गई है, जो 50% इंक्रीज हो गई है, किस तरह से इस थिकनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे थिकनेस कम होती जाएगी वैसे वैसे जो एडिशनल गैसेज हैं ये ऊपर जाएंगे, और जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगी उतनी ही ज़्यादा इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी आएगी, और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतना ही ज़्यादा जो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, उसको हम टेक केयर कर सकते हैं। एक डाटा कहता है पिछले साल का 2024 का करीब 1.5 डिग्री, जो हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से बात करते हैं, उतना टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है और उस कारण से सारा इम्पैक्ट आ गया है।
और आने वाले सालों में इसका इम्पैक्ट बढ़ता ही जाएगा। तो अगर मैं समरी करूं, मैंने बात की आपसे 7 गैसेस के बारे में। मैंने आपसे बात की कि जो अर्थ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो करीब 15-16 डिग्री चाहिए। अगर ये गैसेस नहीं होंगी जो बहुत ज़रूरी हैं तो ये टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन हुआ क्या है कि सालों साल में ये जो 280 ppm की जो थिकनेस थी ये बढ़कर 420 हो गई, और उस कारण से वो जो गैसेस ऊपर नहीं जा पा रही, और उस कारण से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर के इशू उस कारण से हो रहा है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी ग्रीन हाउस गैसेज और एनवायरनमेंट के रिलेशन में रहेगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कुलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्यमंगला.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और भी चैनल है, लाइफ लेसन्स विद भव्य मंगला, जहाँ पे लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें मैं करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।